डियर स्टूडेंट्स, आज आपको अधिनायक तंत्र का अर्थ एवं उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में बताया जाएगा। अधिनायक तंत्र आधुनिक युग को लोकतंत्र का युग कहा जाता है, किंतु सत्य यह है कि यह युग अधिनायक तंत्र में परिवर्तित होता जा रहा है। दुनिया के अधिकांश देशों में किसी न किसी रूप में तानाशाही व्यवस्था का पदार्पण हो रहा है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अनेक राज्यों में आजकल निरंकुश शासन व्यवस्थाओं का ही बोलबाला है। इन महाद्वीपों में जहाँ तहाँ लोकतंत्र ये व्यवस्थाएं दिखाई पड़ती हैं, उनमें भी निरंकुशता के बीज भी क्या है, जमते जा रहे हैं। अधिनायक तंत्र का अर्थ एवं परिभाषा क्या है, डेफिनेशंस और मीनिंग क्या है। अधिनायक तंत्र उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें राज सत्ता केवल एक व्यक्ति में निहित होती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अधिनायक तंत्र के अंतर्गत राज सत्ता जो होती है वो केवल एक व्यक्ति में ही क्या होती है, निहित होती है। वह व्यक्ति संपूर्ण सत्ताधारी होता है, उसके आदेश ही कानून होते हैं और उसकी समस्त आज्ञाओं का पालन करना नागरिकों का अनिवार्य कर्तव्य होता है। अल्फ्रेड कोवन के अनुसार अधिनायक तंत्र उस एक व्यक्ति का शासन होता है जिसने अपना पद मुख्यतः उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त नहीं किया हो, अपितु बल प्रयोग तथा जन सहमति से और साधारणतया दोनों के योग से प्राप्त किया हो। उसके पास निरंकुश प्रभुसत्ता होनी चाहिए, अर्थात समस्त राजनीतिक शक्ति का स्रोत उसकी इच्छा में होना चाहिए और यह क्षेत्र में असीमित होनी चाहिए। और यह क्षेत्र कैसा होना चाहिए, असीमित होना चाहिए। उसे इस शक्ति का प्रयोग स्वच्छंदतापूर्वक कानून के रूप में नहीं अपितु आदेश के रूप में करना चाहिए और अंत में यह किसी सत्ता द्वारा सीमित नहीं हो, क्योंकि ऐसी सरकारें निरंकुश राज्य के लिए असंगत होंगी। वस्तुतः अधिनायक तंत्र से ऐसे स्वेच्छाचारी शासन का बोध होता है जो स्वेच्छाचारी होने के साथ साथ अत्याचारी भी होता है। अब आता है अधिनायक तंत्र के प्रकार टाइप्स ऑफ डिक्टेटरशिप। प्रमुख रूप से क्या है, अधिनायक तंत्र जो है दो प्रकार का होता है। नंबर एक प्राचीन अधिनायक तंत्र और दूसरा होता है अर्वाचीन अधिनायक तंत्र। सर्वप्रथम आता है प्राचीन अधिनायक तंत्र। प्राचीन समय में ऐसी व्यवस्था या तो विशेष संकटों का सफलता से सामना करने के लिए या लोक कल्याण के लक्ष्यों को शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती थी। यानी प्राचीन काल में जब क्या है, अधिनायक तंत्र को क्यों अपनाया गया, ये तो विशेष संकटों से मुकाबला करने के लिए या लोक कल्याण के लक्ष्यों को तुरंत या शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए अपनाया गया था। रोमन साम्राज्य में संकट के समय एवं कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कभी कभी विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। संकट का सामना करने के लिए इन अधिकारियों को विशेष शक्तियाँ दी जाती थी और इन्हें अधिनायक कहा जाता था। इन्हें अधिनायक के नाम से इसलिए पुकारा जाता था क्योंकि उन्हें आदेश देने की असीम शक्तियाँ प्राप्त थी। रोम में अधिनायक को संकट का सामना करने के लिए सर्वोच्च शक्तियाँ सौंपी जाती थी। संकट समाप्त होने पर अधिनायक का पद भी समाप्त हो जाता था। वस्तुतः रोमन अधिनायक तंत्र एक अस्थायी प्रयोग हुआ करता था। अधिनायक का कानूनी विधि से चुनाव होता था तथा वह अत्याचारी न बन जाए, इसलिए उस पर कानूनी मर्यादा रहती थी। संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्राचीन अधिनायक तंत्र में कि क्या है, निम्नलिखित लक्षण थे। नंबर एक, अधिनायक पर कानूनी नियंत्रण रहता था। नंबर दो, उसका लक्ष्य क्या है, लोक कल्याण होता था। नंबर तीन, अधिनायक को वैधता प्राप्त रहती थी। नंबर चार, अधिनायक उत्तरदायी भी होता था। नंबर पाँच, समझ शक्तियाँ जो अधिनायक में निहित रहती थी, और समझ शक्ति क्या, अधिनायक में निहित रहती थी। अब दूसरा आता है अर्वाचीन अधिनायक तंत्र। आधुनिक समय में अधिनायक तंत्र से स्वेच्छाचारी एवं अत्याचारी शासन का बोध होता है। इसमें राजसत्ता एक व्यक्ति में निहित होती है और शासन सत्ताधारी व्यक्ति की इच्छा अनुसार ही चलता है। ऐसे अधिनायक पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है।
आधुनिक अधिनायकों को राष्ट्रीय संकट के समय नहीं चुना जाता, अपितु वे तो प्राय आकस्मिक राज्य क्रांति के फलस्वरूप शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उनकी राजनीतिक स्थिति का आधार शक्ति और बल प्रयोग होता है और न वे किसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अधिनायक तंत्र में राज्य की संपूर्ण शक्ति एक ही व्यक्ति में निहित होती है और वह स्वयं को राज्य का मूर्त रूप समझता है। इस प्रकार ये है प्राचीन अधिनायक तंत्र और दूसरा है आधुनिक यानी अर्वाचीन अधिनायक तंत्र। लेकिन इन दो प्रकारों के बावजूद भी एलेन बाल ने अपनी पुस्तक है आधुनिक राजनीति और शासन में अधिनायक तंत्र के दो अन्य रूप माने हैं, जिसमें नंबर 1 आता है सर्वाधिकारवादी अधिनायक तंत्र और दूसरा है स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र। इसमें नंबर 1 आता है सर्वाधिकारवादी अधिनायक तंत्र। सर्वाधिकारवादी शासन मुख्य रूप से 20वीं सदी में आधुनिक औद्योगिकी तथा संचार में प्रगति होने के कारण अस्तित्व में आए। अधिकांश सर्वाधिकारी शासन आधुनिकीकरण तथा सुधार लाने के लिए कटिबद्ध क्रांतिकारी शासन है। इसमें एक दल जो वस्तुतः एक विचारधारा से अनुप्राणित होता है सत्ता पर एकाधिकार रखता है तथा दल का सर्वोच्च नेता दल के समर्थन के द्वारा एक तरह से अधिनायक की तरह शक्ति का प्रयोग करता है। ऐसी सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाओं के उदाहरण हैं स्टालिन का रूस, हिटलर का जर्मनी और मुसोलिनी का इटली। पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देश भी कुछ वर्ष पूर्व तक वस्तुतः सर्वाधिकारवादी राज्य ही थे। एलेन वाल ने क्या है सर्वाधिकारी व्यवस्थाओं के कुछ लक्षण भी बताए हैं जो निम्न प्रकार से हैं। इसमें नंबर 1 आता है सिद्धांत व्यक्तिगत तथा सामाजिक गतिविधि के सभी पहलुओं से सरकार राजनीतिक रूप से संबद्ध होती है। नंबर 2 है एक ही दल राजनीतिक तथा विधिक रूप से प्रभावी होता है। नंबर 3 सैद्धांतिक रूप से एक ही सुस्पष्ट विचारधारा होती है जो उस व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण राजनीतिक सक्रियता का विनियमन करती है। नंबर 4 न्यायपालिका तथा जनसंपर्क के साधनों पर सरकार का कठोर नियंत्रण होता है। नंबर 5 है जनता के भाग लेने तथा जनता की स्वीकृति से शासन का वैधिकीकरण हो जाता है। और दूसरा प्रकार आता है स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र। तीसरी दुनिया के अधिकांश देशों में स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र दिखलाई देता है। स्वेच्छाचारी शासन अस्थायी शासन है जो औद्योगिक तथा आर्थिक विकास के अभाव में प्रस्फुटित हो जाता है। स्वेच्छाचारी शासन तंत्रों के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं वो निम्न प्रकार से हैं। इसमें नंबर 1 आता है मुक्त राजनीतिक प्रतियोगिता पर महत्वपूर्ण पाबंदियाँ। नंबर 2 कम्युनिज्म या फासिज्म जैसी प्रभावी विचारधारा का अभाव। नंबर 3 राजनीतिक अनुरूपता तथा आज्ञाकारिता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक सत्ताधारी बहुधा जोर जबरदस्ती तथा बल प्रयोग पर अधिक जोर देते हैं। नंबर 4 नागरिक स्वतंत्रताओं की अनुमति बहुत कम दी जाती है और जनसंपर्क के माध्यमों तथा न्यायपालिका पर सरकार का सीधा नियंत्रण होता है। नंबर 5 अक्सर सेना ही आकस्मिक राज परिवर्तन या स्वतंत्रता के औपनिवेशिक युद्ध के फलस्वरूप सत्ता हथिया लेती है। नंबर 6 राजनीति पर एक गुट का एकाधिकार नियंत्रण रहता है। स्वेच्छाचारी शासनों के क्या कुछ उदाहरण हैं वो निम्न प्रकार से हैं युगांडा, लीबिया एवं नाइजीरिया आदि। किंतु स्वेच्छाचारी शासन पद्धतियों को तीसरी दुनिया का पर्याय नहीं मान लेना चाहिए। इस प्रकार आज आपको अधिनायक तंत्र के अंतर्गत इसका अर्थ परिभाषा क्या है, अधिनायक तंत्र के प्रकार जैसे प्राचीन अधिनायक तंत्र, अर्वाचीन अधिनायक तंत्र एवं एलेन वाल ने अधिनायक तंत्र के 2 रूप कौन से माने हैं, सर्वाधिकारवादी अधिनायक तंत्र एवं स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र के बारे में बताया गया है। धन्यवाद।